इंद्रं वर्धन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विस्मार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। सारे सदन को नमन करते हुए बहन कल्पना जी का भी विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, जिन्होंने अभी बहुत सुंदर योग की क्लास ली है, अपना मार्गदर्शन दिया है। अपने विषय पर आता हूँ। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस, और इस दिन संविधान लागू हुआ। संविधान किस प्रकार से बनाया गया, कौन से देश से क्या क्या चीज़ें इसके लिए ली गई, संविधान किसी एक व्यक्ति ने बनाया या बहुत सारे व्यक्तियों ने मिलकर बनाया, इसमें भारतीय बौद्धिक गौरव कितना बोलता है, कितना समन्वित किया गया, और हमारे आंखों देखते देखते किस प्रकार इतिहास मिट रहा है। इन सारी चीज़ों पर जितना संभव हो सकेगा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, समय को ध्यान में रखते हुए। तो 26 जनवरी ही हमारे देश के संविधान के लिए क्यों रखी गई, कि उस दिन से ही गणतंत्र आरंभ होते हुए संविधान को उस दिन से लागू किया गया। तो इस पर हम सभी जानते हैं कि 1929 की 31 दिसंबर को कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, रावी नदी के किनारे पर खड़े होकर के इन लोगों ने उससे आचमन करते हुए उस दिन पहली बार यह संकल्प लिया था कि हम भारत को स्वाधीन करने के लिए पूर्ण स्वाधीनता की मांग करते हैं। उससे पहले कांग्रेस अधिशासी अधिराज्य मांग रही थी। पहली बार यह संकल्प लिया, लेकिन इसके पीछे एक इतिहास था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस विशेष साधना कर रहे थे, विशेष तप कर रहे थे। उनके सहयोगी मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 के कांग्रेस के अधिवेशन के समय सबसे पहले पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पेश किया था, और उसके बाद प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके साथियों की ओर से प्रस्तुत किया जाता रहा। लेकिन गांधी जी और उनके साथी उन प्रस्तावों को अस्वीकार करते रहे, कहते रहे कि हमें पूर्ण स्वाधीनता नहीं चाहिए। बड़ा साफ है, कांग्रेस की स्थापना को जो लोग, कांग्रेस की स्थापना को लेकर जो लोग ये कहते हैं कि इसका भारतीय स्वाधीनता के लिए जन्म हुआ था, वो कांग्रेस के इन प्रस्तावों को पढ़ें। जब ये प्रस्ताव आ रहे थे और बार बार वो गिर रहे थे, अस्वीकार किए जा रहे थे, तो उसके पीछे कारण केवल एक था कि उन्हें पूर्ण स्वाधीनता की आवश्यकता नहीं थी। 1929 में जाकर के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, और 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति के संकल्प के लिए यह प्रस्ताव पारित किया गया कि आगामी 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने का यह संकल्प उस समय किसी तारीख के अनुसार नहीं लिया गया था, अपितु इसके पीछे उस समय कारण था कि उस दिन बसंत पंचमी आ रही थी, जैसे अभी कल परसों 2 तारीख में आ रही है। तो बसंत पंचमी को रखा गया था, और
ये हमारा विशेष त्योहार होता है, ऋतु परिवर्तन का संकेतक होता है। नई परिस्थितियां, नया युग, नई शुरुआत उस दिन से होगी। इसलिए कांग्रेस के मंच से ये घोषणा की गई कि 26 जनवरी यानी कि बसंत पंचमी के दिन हम पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। क्या अच्छा होता कि बसंत पंचमी ही हमारे गणतंत्र के लिए चयनित की जाती। लेकिन तब तक उन लोगों का राज्य आ चुका था, उनकी हुकूमत कायम हो चुकी थी। उन्हें बसंत पंचमी या तिथियों से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उन्हें तारीखों से, अंग्रेजी तारीखों से विशेष लगाव था। प्रगतिशीलता, आधुनिकता के नाम पर उन्होंने उस तारीख को इस तरीके से चयनित किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 नवंबर 1949 तक 9 दिसंबर 1946 वो जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उस दिन से लेकर के 26 नवंबर तक 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय हो गया था। इन दिनों में पहले दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी। अगले दिन विश्राम रहा और उससे अगले दिन यानी कि 11 तारीख को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, तो उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका विधिवत अध्यक्ष चुना गया। उस समय लगभग 400 सदस्य, 389 सदस्य इसमें हुआ करते थे संविधान सभा में। जब पाकिस्तान बन गया तो 100 सदस्य पाकिस्तान की संविधान सभा के लिए चले गए। इस प्रकार कुल 289 सदस्य शेष रहे। जब संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो उस दिन उस पर 284 सदस्यों ने यानी 5 की मृत्यु हो चुकी थी। 289 सदस्यों ने सिग्नेचर ना करके 284 सदस्यों के हस्ताक्षर उस पर हुए। ये विभिन्न प्रतिभाओं का योगदान था, जिन्होंने देश के संविधान को बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया था। 2 साल 11 महीने 18 दिन के इस कालखंड में 165 विशेष बैठकों का आयोजन किया गया, जिनमें कभी संविधान का वाचन हुआ, कभी संविधान पर लंबे लंबे भाषण हुए। इनमें से भी 101 दिन ऐसे थे जिनमें संविधान की विभिन्न व्यवस्थाओं, धाराओं, अनुच्छेदों, आर्टिकल्स पर एक एक सदस्य ने अपने गंभीर विचार व्यक्त किए थे। इसी की एक प्रारूप समिति बनाई गई थी। उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा में जितने भाषण दिए गए थे, उन सब सारे भाषणों की शब्द संख्या 36 लाख थी और 36 लाख शब्दों में से सबसे अधिक शब्द बोलने वाले, कीर्तिमान स्थापित करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन जिसमें इतना मंथन हुआ हो, इतना चिंतन हुआ हो कि 36 लाख शब्दों का प्रयोग वहां पर किया गया हो, तो कितना विस्तृत मंथन चिंतन चला होगा, ये अनुमान लगाइए। फिर एक व्यक्ति के दिमाग की उपज कैसे कहा जा सकता है। इसमें 36 लाख शब्दों में ये ठीक है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सबसे अधिक बोले थे, लेकिन अन्य लोगों की प्रतिभा को भी आप उपेक्षित नहीं कर सकते। कुल सदस्यों में से 15 सदस्य महिला सदस्य थीं, जिनमें से 5 निष्क्रिय रही थीं। 10 महिला सदस्यों ने अपना विचार विशेष रूप से व्यक्त करने का प्रयास किया था, साहस किया था। श्रीमती एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थीं, जिन्होंने, सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने बोला भी, और बोला भी पूरे
राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के साथ। उन्होंने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा और उस पर अच्छे अच्छे भाषण दिए। बहुत बड़ी बात थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत का नाम रखने के लिए जब बात कर रहे थे तो उनका विचार था कि भारत का नाम हिंदुस्तान रखा जाए। पाकिस्तान वो लोग ले गए तो हमारे देश का नाम हिंदुस्तान होना चाहिए। और वही वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन उनकी दोनों बातें नहीं मानी गईं। जो लोग इस संविधान को बाबा छाप संविधान कहते हैं, बाबा का बनाया हुआ संविधान कहते हैं, यदि वो ईमानदारी से ये मानते हैं कि उनका ही बनाया हुआ है तो उनके इन प्रस्तावों को मानने में उन्हें आपत्ति क्या है? क्यों नहीं मानते बाबा की बात को? संविधान की प्रतियां लिए घूम रहे हैं, लेकिन संस्कृत भारत की भाषा नहीं होगी, राष्ट्रभाषा नहीं होगी, हिंदी भी नहीं होगी, तो फिर क्यों बाबा की आत्मा को दुखी करते हो? संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 माना जाता है क्योंकि उस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उसकी मूल प्रति हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति को प्रदान कर दी थी। उन्होंने 26 नवंबर 1949 वो हमारे देश का कोई राष्ट्रपति नहीं था, ये मैं संशोधन कर रहा हूं, लेकिन फिर भी क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसलिए उनको प्रति दी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति, संविधान के अनुसार व्यवस्थित प्रक्रिया के अनुसार 24 जनवरी 1950 को बने। 26 जनवरी 1950 को उन्होंने विधिवत परेड की सलामी ली। उसके बाद 52 में जब इलेक्शन हुए, लोकसभा का पहला चुनाव हुआ, तो पहले चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 13 मई 1952 को देश का पहला राष्ट्रपति विधिवत चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण करके बनाया गया। 13 मई को ही उन्होंने भारत के विधिवत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना आरंभ किया। इस प्रकार से 24 जनवरी 1950 से 13 मई 1952 तक का लगभग 2.5 वर्ष का काल उन्हें एक्स्ट्रा मिला और उसके बाद 2 बार राष्ट्रपति वो विधिवत और चुने गए। अभी तक के राष्ट्रपतियों में पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 12.5 वर्ष के लगभग देश पर राष्ट्रपति के रूप में शासन किया। इस संविधान के भीतर 101 बैठकों में 16 दिन तक भारत के संविधान के अंतर्गत दिए गए मौलिक अधिकारों पर गंभीर चिंतन हुआ। 16 दिन तक चला। इससे आप अनुमान लगाइए कि मौलिक अधिकारों को लेकर हमारे संविधान सभा के सदस्यगण कितने गंभीर थे। 6 दिन तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा चली और एक एक विधान, एक एक प्राविधान पर गंभीर चिंतन देते हुए सदस्यों ने अपने गंभीर चिंतन को प्रकट किया, प्रस्तुत किया। चर्चा में भाग लेने वाले लोगों में से जितने चर्चा में भाग ले रहे थे, जो कुल समय था, उसमें से 85% सदस्य ऐसे थे जो भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधि थे। 6% भाग लेने वाले, यानी कि 100 घंटे हुए तो 85 घंटों में अपने विचार व्यक्त करने के लिए अधिक सक्रियता दिखाने वाले लोग थे, तो वो राज्यों के सदस्य थे।
रियासतों के सदस्यों ने किस प्रकार से उदासीनता दिखाई थी, किस प्रकार से अपने आप को संविधान सभा में रह करके भी उससे दूर रखने का प्रयास किया था, उसका अंदाजा इस बात से लग जाता है कि उनकी उपस्थिति मात्र 6% रही थी। यानी 100 में से 6 घंटों में ही उन्होंने संविधान सभा में रह करके काम किया था या बोले थे। ऐसा क्यों था? राज्य और रियासत दोनों में अंतर था। रियासतें ऐसी थीं जो अभी तक भी स्वाधीन थीं और स्थानीय शासकों के अधीन शासन वहां पर बना हुआ था, चल रहा था। राज्य ऐसे थे जो ब्रिटिश भारत के अंग थे। और जैसा कि मैं पूर्व में कई बार बता चुका हूं कि 20 रियासतें ऐसी थीं जो स्वाधीन थीं और जिनका आकार ब्रिटेन और फ्रांस से भी बड़ा था। तो आप लगा सकते हैं, जिन रियासतों में अभी तक गुलामी पहुंची ही नहीं थी, उन लोगों को बहुत अधिक आवश्यकता नहीं थी कि वो संविधान सभा में जाकर बैठे और वहां पर काम करें। उनके भीतर निष्क्रियता थी। विशेष रूप से राजस्थान की तरफ जाइए, देखिए, वहां की अधिकांश रियासतें स्वतंत्र थीं। पूरा भारत गुलाम नहीं था। तो वहां के लोग संविधान सभा में आकर के बैठे और वहां पर सक्रियता सक्रियता दिखाएं, उन्होंने उचित नहीं माना। जबकि ब्रिटिश भारत के प्रांतों से जो प्रतिनिधि लिए गए थे, वो अधिक सक्रिय इसलिए थे कि उन्हें सीधे ब्रिटिश क्रूरता और अत्याचार का सामना करना पड़ रहा था। उससे बचने के लिए और उसका सही इलाज करने के लिए उन्होंने अधिक से अधिक उपस्थिति अपनी कार्य करते हुए कार्यशैली के माध्यम से प्रकट की। इसमें उन्होंने अपना विशेष योगदान दिया, विशेष सक्रियता दिखाई। कुल 22 भाग हमारे संविधान के हैं। जो मूल संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ, 22 भागों में उसको विभाजित किया गया, जो उसके अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं। और उसमें 495 अनुच्छेद दिए गए। 395 अनुच्छेदों के माध्यम से बात को प्रकट किया गया। कैसे कैसे संविधान चलेगा, कैसे कैसे इसकी व्यवस्थाएं होंगी, किस किस प्रकार से कौन सी धारा में कौन से प्रावधान को रखा जाए, ये सारा का सारा स्पष्ट किया गया। उसमें कुल 8 अनुसूची दी गई थी और इस प्रकार से संविधान को एक विस्तृत रूप में तैयार करके देश को सौंपा गया था। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो 25 भाग हैं, 22 भाग नहीं है। चैप्टर्स 3 बढ़ा दिए गए, 3 भाग और जोड़ दिए गए। 448 वर्तमान में अनुच्छेद हैं, जो मूल रूप में 395 थे। इतने अनुच्छेद भी जोड़ दिए गए। और जो उस समय 8 अनुसूची हुआ करती थी, अब 22 अनुसूची हैं। ये भी उसमें ला करके स्थापित की गई हैं बाद में। इससे पता चलता है कि 78 सालों में जब से संविधान लागू हुआ, तब से लेकर अब 76वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे थे, तो इतने सालों में संविधान को कितना मोड़ा गया है, तोड़ा गया। और ये सर्वाधिक कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। कांग्रेस के शासनकाल में इसको अधिक से अधिक तोड़ने का, मरोड़ने का प्रयास किया गया। इसके मौलिक स्वरूप के साथ तक भी छेड़छाड़ की गई। इस तरीके से संविधान की जो अंतिम बैठक हमारे संविधान की हुई थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। उसके बाद संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। संविधान सभा भंग हुई और उसी दिन हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए। अगले 2 दिन बाद
यानी 26 जनवरी को इस संविधान को लागू किया गया। अब संविधान का जो स्वरूप बन करके आया, इसके हस्तलेखक, इसको हाथ से लिखने वाले व्यक्तित्व कौन थे? सामान्यतया सीधे नजर हमारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ जाएगी, लेकिन देश का संविधान उन्होंने नहीं लिखा था। इस संविधान को लिखने वाले बसंत कृष्ण वैद्य थे, जिन्होंने इसको हिंदी में लिखा था, बसंत कृष्ण वैद्य। और इस संविधान को इंग्लिश में लिखने वाले, अंग्रेजी में लिखने वाले जनाब थे प्रेम बिहारी नारायण जी। प्रेम बिहारी नारायण जी ने इसको इंग्लिश में साथ साथ लिखा, उनका कहीं नाम नहीं आता। इतिहास सिसकियां ले रहा है, जो मैं कह रहा था हमारे सामने मर रहा है। पता नहीं हम कहां जाकर के कौन से गीत गा रहे हैं, और वो कितने बेसुरे हो सकते हैं, ये अनुमान लगाइए आप। 289 लोगों की मेधा, बौद्धिक गौरव हमारे सामने देखते देखते विलुप्त कर दिया गया। ऐसे मरता है इतिहास। एक व्यक्ति हिंदी में लिख रहा था, एक इंग्लिश में लिख रहा था, दोनों के नाम गायब। और ये जो प्रेम बिहारी नारायण जी थे, जब इनसे तत्कालीन सरकार ने कहा कि आपका पारिश्रमिक क्या होगा संविधान को लिखने का, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई पारिश्रमिक नहीं चाहिए। यदि आप चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, तो प्रत्येक पृष्ठ पर अंत में मेरा नाम इस पर लिखा होना चाहिए, क्योंकि मैंने लिखा है। और अंतिम पृष्ठ पर मेरे दादाजी का नाम भी इसमें लिखा होना चाहिए। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनकी बात को माना। और यदि कहीं से मूल प्रति आपको मिल जाए तो देखना आप, उस पर प्रेम बिहारी नारायण जी का हर पृष्ठ पर नाम लिखा हुआ है। इस रूप में लिखा हुआ है कि उन्होंने इतिहास, इसको संविधान को लिखा था। और अंतिम पृष्ठ पर उनके दादाजी का भी नाम लिखा हुआ। ऐसे मरता है इतिहास, समझ गए? वो प्रति कहाँ गई? प्रति तो है, लेकिन वो प्रचलन में क्यों नहीं आई? यही तो वो बात है जिसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि हमने एक कल्पना की थी, एक राष्ट्र मंदिर बनाएंगे, उसमें राष्ट्र देवता का निवास कराएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि राष्ट्र मंदिर तो बना, भारत स्वाधीन तो हुआ, परंतु उसमें देवता के स्थान पर दैत्य आ बैठा। इन लोगों ने इन चीजों को हटाया। क्यों हटाया? बहुत बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह हैं, लेकिन ये होता रहा है। इसी संविधान में इसके जो बनाने वाले हैं, उनमें उस समय ये बात देखी गई कि आप कुछ चित्र इसमें स्थापित किए जाएं, जिससे पूरी संविधान सभा का मनोविज्ञान इसमें स्पष्ट हो। उनका चिंतन क्या था, उनका उद्देश्य क्या था, वो सोचते क्या थे, ये बात इसमें स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने जो जो प्राविधान इसमें किए, जो जो आर्टिकल्स इसमें रखे, उन आर्टिकल्स को रखने के पीछे का उद्देश्य क्या था, ये भी बताने का प्रयास किया गया। वो चित्रों के माध्यम से किया गया। तो उसके लिए जो काम किया था, वो नंदलाल बोस जी थे। इसमें कुल 22 चित्र स्थापित किए गए, हमारे पूरे संविधान में पृष्ठों पर अंकित किए गए। भारत के पूरे सांस्कृतिक गौरव को उन चित्रों के माध्यम से स्पष्ट किया गया। अब देखना,
कैसे आपकी आंखों के सामने से इतिहास को हटा दिया गया। हम आलस और प्रमाद में कहीं दूर रोजी रोटी के चक्कर में घूमते रहे और उधर डकैती पड़ती रही। नंदलाल बोस जी ने 22 चित्र दिए। बहुत प्रयास के बाद, बड़े मेहनत के बाद उन्होंने उनको तैयार किया था। 1956 में उनको पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया था इस काम के लिए। और देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनको संविधान बनने के बाद 21,000 रुपए का उस समय पुरस्कार भी दिया था। पारितोषिक, पारिश्रमिक, कुछ भी कहिए। इन चित्रों को बहुत कुशलता के साथ उन्होंने स्थापित किया। इनमें आवरण पृष्ठ पर जो उन्होंने लिया है अशोक चिन्ह, जिसमें 4 शेरों को पीठ मिलाकर खड़ा किया गया है, इसको एक कलाकृति मान लिया जाता है केवल। लेकिन ऊंचे स्तंभ पर 4 शेर खड़े हैं, चारों की पीठ मिली हुई है, चारों दिशाओं में देख रहे हैं। इसका अभिप्राय है कि हम चारों दिशाओं में आंख खोलकर देख रहे हैं कि कोई खतरा तो नहीं है। और शेरत्व के साथ शौर्य के साथ देख रहे हैं। आपने कभी अनुभव किया होगा चित्रों के माध्यम से शेर देखने का मौका तो शायद ही किसी को मिला हो, लेकिन एक शब्द आता सिंहावलोकन। सिंहावलोकन का अभिप्राय होता है जैसे शेर देखता है वैसे देखना। और शेर कैसे देखता है? शेर कुछ आगे चलता है, फिर पीछे को देखता है। शत्रु पीछे से तो नहीं आ रहा है, आगे भी नजर रखता है, चारों तरफ नजर रखता है, पीछे भी नजर रखता है। शत्रु पीछे था, कुछ देर पहले वो 200 मीटर पीछे था, अब 150 तो नहीं हो गया है या 250 हो गया है। ये सिंहावलोकन करता आता है वो। तो हम जागरूक रह करके सिंहावलोकन करते चलेंगे, चारों दिशाओं में देखते रहेंगे कि शत्रु कुछ कर तो नहीं रहा है। हम जागृत रहेंगे। ये उन 4 शेरों का चित्र हमको संकेत करता है, जागरूक करता है, जगाता है, सावधान करता है। कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। ये शौर्य का प्रतीक है। ये एक गाल पर चांटा लगे दूसरे को कर दीजिए, वो नीति नहीं है इसके पीछे। इसके पीछे वो नीति है कि हम जागे रहेंगे और समय आने पर माकूल जवाब देंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नए शेरों की आकृति स्थापित की है, उसमें उनका जबड़ा भी खोल दिया है। पहले वो जबड़े को बंद किए बैठे थे, अब जबड़ा खोल करके भी दिखा दिया है कि छोड़ेंगे नहीं। यह है इसके पीछे का उद्देश्य और इसके पीछे की साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। इन्होंने चारों दिशाओं में उसको स्थापित करके दिखाया और चारों दिशाओं में भारत जागा रहेगा, शौर्यत्व के साथ अपनी रक्षा करने में सफल होगा। शेरों की मुखाकृति आधारशिला पर 24 तिल्लियां दी गई हैं। ये 4 चक्र हैं इसमें, जो हमारे शौर्य के प्रतीक हैं, हमारी सांस्कृतिक वैभव के प्रतीक हैं। और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होता है, जीवन को जीना किस प्रकार से, यह सांस्कृतिक वैभव है हमारा। उनको वो 4 चक्र स्पष्ट कर रहे हैं। 24 तिल्लियां उस समय 24 राज्य थे, उनकी भी प्रतीक है। और चक्र चलता रहना है, रुकेगा नहीं। हमको चलते रहना है, चरई वेती चलते रहना है, कहीं रुकना नहीं है। क्या कमाल की चीज है। पूरा चिंतन, पूरा सांस्कृतिक वैभव और जीवन का उद्देश्य निचोड़ करके ला करके रख दिया गया। आज उनकी नई नई परिभाषाएं होगी और कोई उधर को देखता नहीं, कोई उस पर चिंतन नहीं करता।
सिलेबस में ये चीजें नहीं लाई गई। बच्चों को बताने की आवश्यकता थी। हम यूरोप में चले गए, अमेरिका में चले गए, उधर के चिंतन में जाकर के उलझ गए और अपने चिंतन की इस परम पावन प्रणाली को भूल करके उच्छिष्ट भोजी हो गए, झूठन खाने वाले हो गए। यह पीड़ा है और 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस पर विचार करने की आवश्यकता है, मंथन करने की आवश्यकता है। धर्म चक्र के बीच में दौड़ता हुआ घोड़ा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण के भाव को दिखाता है। हमको दौड़ते रहना है, कभी रुकना नहीं है, कभी किसी प्रकार के आलस्य माद में नहीं आना है। चाहे कोई शांति दूत हो, चाहे कोई दूसरा दूत हो, उनके भाईचारे या दूसरे ऐसे चक्रों में नहीं फंसना है जो हमको बर्बाद कर दें। इनकी बातों पर, इसके चिंतन पर, इसके तत्व पर हमको चिंतन करना चाहिए। बल को दर्शाता हुआ हाथी भी उसमें दिखाया गया है। यह हमारे राष्ट्रीय पराक्रम को दिखाने वाला है, बल को दिखाने वाला है, सामाजिक बल को दिखाने वाला है। बल भी कई प्रकार के होते हैं, मानसिक बल भी होता है, बौद्धिक बल भी होता है, आत्म बल भी होता है, राष्ट्रीय बल भी होता है, संगठन बल जिसके पीछे होता है। इस प्रकार से कई प्रकार का बल होता है। तो हाथी हमारे सामाजिक पराक्रम को दिखाता है। हम सब एक एक होकर के अपनी शक्तियों को केंद्रीभूत करके शत्रु का सामना करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। मुंडक उपनिषद से यहाँ पर सत्यमेव जयते को लेकर के स्थापित किया गया है। और सत्यमेव जयते कोई दो शब्द नहीं है, इसका भाव है पराक्रम, गतिशीलता, सावधानी और त्याग के साथ समन्वय, सत्य की विजय के साथ भारत के परम वैभव को पाने के संकल्प का प्रतीक। ये इसका उद्देश्य है, ये इसका भावार्थ है। ये इसीलिए इसमें स्थापित किया गया हमारे नंदलाल बोस जी के द्वारा। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक में मोहनजोदड़ो को दिखाया गया है, उसके चित्रों का चित्रांकन किया गया है, जिससे हमारी प्राचीनता का बोध होता है। ये कितनी प्राचीन संस्कृति है, कितनी प्राचीन सभ्यता है। ये प्रारंभ में ही दिखाया है कि भारत को कल परसों का भारत मत मानना। ये किसी व्यक्ति का दिया हुआ देश नहीं है, राष्ट्र नहीं है, बल्कि यह परंपरा से, सनातन से, शाश्वत परंपराओं से चलाया हुआ राष्ट्र है। स्पष्ट कर दिया गया। तो नवनिर्माण की जो बात करते हैं कि हमने नवनिर्माण किया, राष्ट्र निर्माण किया, राष्ट्र निर्माण होता है, लेकिन राष्ट्र निर्माण उन बातों से होता है जो राष्ट्र की सांस्कृतिक वैभव और परंपराएं होती हैं, जो सांस्कृतिक गौरव होता है। सांस्कृतिक गौरव को आपने मिटाना आरंभ कर दिया, तो इस संविधान की हत्या हुई या क्या हुआ? वो चीजें आगे क्यों नहीं चली, चित्र आगे क्यों नहीं चले? किसने इनको मिटा दिया? संविधान के पृष्ठों से क्यों मिटा दिया? अभी अगले पर आते हैं तो महादेव शिव के वाहन नंदी को बीच में स्थापित किया गया। आज जिस संविधान सभा के सदस्यों ने इस चित्र को, महादेव को इसमें स्थापित करवाया, आज वही लोग, उनके उत्तराधिकारी महादेव को सांप्रदायिक मानते हैं। किसी धर्म विशेष की बातें नहीं होंगी। तो ये संविधान सभा के लोगों को श्रद्धांजलि है या उनके विपरीत किया गया भ्रष्ट आचरण है, ये तय करने की आवश्यकता है। आज महादेव से उनको दुर्गंध आने लगी, घृणा हो गई। पार्लियामेंट में देवताओं की मूर्तियां लहराई जा रही हैं। और जनाब एक तो ये भी कह रहे हैं कि
गंगा के स्नान करने से कुछ नहीं होता, गरीबी दूर नहीं होती। जो लोग रामचंद्र जी पर, राम जी के अस्तित्व पर, रामायण पर, राम रावण के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे, कहते थे कहीं कुछ नहीं हुआ, उन्हें नंदलाल बोस जी के द्वारा रची गई 22 चित्रों की चित्रावली और भारत के संविधान के मूल प्रति को देखना चाहिए, जिसमें रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी पुष्पक विमान से लौटते हुए दिखाए गए हैं, जो हमारे विज्ञान का प्रतीक है। और उन्हीं प्रावधानों में, उन्हीं संविधान के अनुच्छेदों में उनको स्थापित किया गया है, जहां पर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्नति करते हुए दिखाए जा रहे हों, या जो ऐसी व्यवस्थाएं करती हों, उन धाराओं में उनको स्थापित किया गया। इसका अभिप्राय है कि पुष्पक विमान हमारे उस समय हुआ करते थे, तो ऋषि भारद्वाज को भी विनम्र श्रद्धांजलि है। और रामचंद्र जी के माध्यम से उसको स्थापित किया, तो यह भी स्पष्ट किया गया कि जैसे राम राज्य में प्रजा सुखी थी, वैसे ही प्रजा को सुखी करने का दायित्व हमारे ऊपर है, और हम उसको करके दिखाएंगे। तो गांधी जी जो राम राज्य की बात करते थे, संविधान सभा ने उसको स्पष्ट करके दिया, और वही लोग बाद में जाकर के राम को, राम की रामायण को, राम के काल को, राम के व्यक्तित्व को काल्पनिक कहने लगे। संविधान की हत्या कौन कर रहा है, किसने की है? संविधान की प्रतियां लेकर के काम करने वाले, लहराने वाले लोगों से यह पूछा जा सकता है, और पूछना भी चाहिए। अनुच्छेद 5 से 11 में वैदिक काल के गुरुकुलों को लिया गया है, और आज गुरुकुलों से उनको दुर्गंध आती है, घृणा होती है। प्यार की बात करने वाले कहते हैं, मोहब्बत की बात करने वाले कहते हैं, दुकान चला दी हमने, लेकिन दुकान चलाई और उसमें से इन चीजों को निकाल दिया। ये सारा सामान फेंक करके कहाँ फेंक दिया, कहाँ निकाल दिया? रामचंद्र जी को कहाँ फेंक दिया? मोहनजोदड़ो की व्यवस्था को कहाँ फेंक दिया? कहाँ अशोक स्तंभ के अनुसार काम करने की उनकी प्रक्रिया, प्रणाली रही है? कहीं नहीं। और कहाँ पर ये गुरुकुलों की स्थिति को दूर जाकर के कहीं कुएं में फेंका, समुद्र में फेंका, ये सब जानते हैं हम। लेकिन ये चलता रहा है और चल रहा है हमारे सामने। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो चित्रों के बारे में जानते ही नहीं कि क्यों स्थापित कर दिए गए, तो कोई ऐसी रहा होगा, कोई कारण रहा होगा। अधिकांश को तो यही पता नहीं है उसमें चित्र भी रखे गए थे तो कौन कौन से चित्र रखे गए, उनके पीछे मानसिकता क्या थी, सोच क्या थी, नहीं पता। मौलिक अधिकारों के प्रसंग में पुष्पक विमान, मौलिक अधिकारों के, जहां मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया वहां पर ये चीजें रखी गई। स्पष्ट है कि जरा जोड़िए उस बात को। रामचंद्र जी के पुष्पक विमान और तीनों महापुरुषों के, सीता जी, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, और उनके साथ अन्य लोग जो वहां से आ रहे हैं, जिनमें जामवंत जी हैं, हनुमान जी हैं, आदि आदि लोग हैं। तो मौलिक अधिकार उस प्रकार से देंगे जैसे रामचंद्र जी ने अपने जमाने में, अपने काल में दिया था, और प्रजा को सुखी संपन्न बनाने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया था। इस प्रकार का आदर्श लेकर के भारत की राज्य व्यवस्था काम करेगी। कहां गया वो सपना? लुट गया। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। आपके यहां पर नीतिवान कौन हुआ? नीति निपुण व्यक्तित्व कौन है? कृष्ण जी। यदि उनकी गीता को आप सुनेंगे तो उसमें नीति ही नीति है। अनीति के विरोध में नीति है, अधर्म के विरोध में धर्म की स्थापना के लिए लिया गया संकल्प है। और संकल्प को सुनने वाला कौन है? महायोद्धा अर्जुन, जो कह रहा है कि इसी नीति के साथ, इसी संकल्प के साथ, इसी उद्देश्य के साथ काम करूंगा महाराज। तो नीति निर्देशक तत्व भी सरकार को कुछ काम करने के लिए आह्वान करते हैं। राज्य क्या काम करेगा, कौन सी नीतियां होंगी, कौन से निर्देशक तत्व उसके पीछे होंगे, और वहां पर कृष्ण जी को स्थापित करना।
गीता का उपदेश देते हुए कृष्ण जी वहां स्थापित हों, शंख बजाते हुए स्थापित हों, तो स्पष्ट है कि राज्य ने अपने लिए कृष्ण जी को आदर्श माना, अलाउद्दीन खिलजी को नहीं माना, बाबर को नहीं माना, गजनी गौरी को नहीं माना, कृष्ण जी को माना, क्योंकि ये सनातन राष्ट्र है, ये कृष्ण का देश है। इसलिए उन्होंने उसको ला करके वहां पर स्थापित किया। अर्जुन जैसा नीति निपुण योद्धा उन बातों को सुन रहा है और संकल्प ले रहा है कि महाराज ऐसा ही करूंगा, आप निश्चिंत रहे। इसके बाद 52 से अनुच्छेद 52 से 151 संघ से संबंधित विषय है। यहां पर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का वैराग्य स्पष्ट करते हुए वो चित्र लिया गया है। जब वो घर को छोड़ करके निकल रहे हैं, वैरागी हो गए हैं, उनके भीतर विरक्ति की, वैराग्य का भाव आ गया है, संसार को छोड़ करके चल रहे हैं, तो संघ से संबंधित विषयों पर उनको रखना, उनके देशाटन को दिखाना, समरस समाज की संरचना के प्रति, इससे बढ़िया कोई चित्र नहीं हो सकता कि संसार के कल्याण के लिए घर को छोड़ दो। एक महात्मा मेरे से कह रहे थे, भैया जो घर में गया सो घिर गया और जो वन में गया सो बन गया। कितनी बढ़िया बात थी। घर में गया तो घिर गया और वन में गया तो बन गया। छोटे से सांस में सारी बात को ला करके रख दिया। तो घर से निकलो, ये आवाहन है भारतीय संस्कृति का। सुनना भी या बोलते रहना ये वाणी का विलाप मात्र हो जाता है। मुझे बहुत मिले हैं लोग, ये कर देंगे जी, वो कर देंगे, आपके साथ मिलकर के वो करना ये करना, कुछ नहीं करता कोई। संकल्पशील व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है, और जब वो निकल करके आते हैं तो कुछ होता हुआ दिखाई देता है। और जब व्यक्ति विकल्पों को ढूंढता है और घरों में घुस जाते हैं तो ऐसे ही इतिहास का नाश होता है, उनके देखते देखते होता है। आने वाली पीढ़ियां हमसे आपसे पूछेंगी, आप उस समय थे, आपने क्यों नहीं किया था, समय रहते कोई संकल्प क्यों नहीं लिया था। आपकी आंखों देखते देखते संविधान का विनाश हो रहा था, देश के इतिहास का विनाश हो रहा था, देश की सांस्कृतिक परंपराओं का विनाश हो रहा था, आप सोते रहे थे। ये पूछा जाएगा। जो आज ही इस बात को समझ लेगा कि मेरे अंतर्मन में कोई मेरे से ये कह रहा है, उठ जागेगा, भाग लेगा। उत्तिष्ठता प्राप्त प्राप्य वरानी बोध्यति, उसके लिए वो बात आ जाएगी, उत्तिष्ठता जागृत है प्राप्य वरानी बोध्यति। वो जागेगा, उठेगा, भागेगा, दौड़ेगा, लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इसके बाद 152 से 237 तक राज्य के विषय को लेकर के व्यवस्थाएं दी गई हैं। यहां महावीर स्वामी जी को स्थापित किया गया है आनंद विभोर मुद्रा में। अनुच्छेद 238 में मौर्य काल की निर्भयता और संपन्नता को दिखाया गया है। तो यहां पर जो कहा गया है भय भूख भ्रष्टाचार, बहुत सुने हैं आपने सब, उसको मिटाने का संकल्प एक चित्र के माध्यम से लिया जा रहा है। मौर्य काल में जो हमारा स्वर्ण युग था, उसमें निर्भयता रहे, संपन्नता रहे, प्रसन्नता रहे, विपन्नता नहीं रहे कहीं पर भी। एक चित्र ये सारा संकल्प दिला रहा है। ये प्रतीक होता है जो हाथ में संकल्प सूत्र बांधा जाता है, लेकिन मन में बांधना इससे बड़ा कार्य होता है। और हम संकल्प लेते हैं कि हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जिसमें भय भूख भ्रष्टाचार कहीं दूर तक नहीं होगा, आर्थिक विषमताएं नहीं होंगी, सामाजिक आर्थिक न्याय सबको प्राप्त होगा, राजनीतिक न्याय सबको प्राप्त होगा। ये संकल्प लेना, और उसमें भी निर्भयता सबके भीतर रहे, कोई डरेगा नहीं किसी से।
ऐसा समाज बनाने का संकल्प, और वो भी उसको प्रकट करने के लिए मौर्य काल के राजाओं का चित्रण करना, उनको स्थापित करना वहां पर हमारे इतिहास की परंपरा को जागृत करता है। आज तो वो भी मिटा दिए गए, कोई संकल्प नहीं लेता वहां से जाकर, कोई नहीं सोचता कौन था मौर्य काल, कैसा मौर्य काल, प्राचीन काल की बात, आज की बात करो, वर्तमान की बात करो, और हम वर्तमान की बात करते करते अपने अतीत को ही भूल जाते हैं, कह देते हैं ठीक बात है, छोड़ो कल की बात। गीत बना दिया, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। क्या वो ये भी कह दिया था कि आप अपने अतीत को भूल जाओ, रामायण को भूल जाओ, गीता को भूल जाओ, कृष्ण को भूल जाओ, मौर्य काल को भूल जाओ, महावीर स्वामी को भूल जाओ, महात्मा बुद्ध को भूल जाओ, सबको भूल जाओ और गीत गाओ एक जगह इकट्ठे होकर के जिसकी आज पुण्यतिथि है। हम विनम्र श्रद्धांजलि भी देते हैं उनको, जो उन्होंने कार्य किया उसको स्वीकार भी करते हैं। लेकिन ये भी सब कुछ हो गया उनकी नाक नीचे, और उसके बाद भी होता रहा। इसके लिए दोषी तो कोई ना कोई होगा ना, किसी ना किसी पर तो इसकी जिम्मेदारी डाली जाएगी। ये क्यों चीजें निकाल दी गई, क्यों इतिहास से मिटा दिया, क्यों इतिहास मिटा दिया गया, क्यों अगले संविधान की प्रतियों में इन चीजों को स्थापित नहीं किया गया, किसने कह दिया था ये सब भी तो कोई ना कोई तो पूछेगा, किसी ना किसी से तो पूछेगा, और जिससे पूछेगा तो जिम्मेदारी उस पर आएगी। 239 से 242 के जो हमारे संवैधानिक प्रावधान हैं, अनुच्छेद हैं, उनमें संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कैसे चलेगा इस पर विचार किया गया है। यहां पर संपन्नता के लिए कुबेर की छलांग। वेद आपसे कहता है कि श्याम पतयो रयिणाम, धनेश्वरियों के स्वामी बनो, खूब धन कमाओ, अच्छे साधनों के साथ कमाओ, शर्त यह है। और रई, रई में ईस जुड़ जाता है, जो धनेश्वरियों का स्वामी हो, रईस। इसी से अंग्रेजी उर्दू के लोगों ने बना लिया रईस, संस्कृत का शब्द है आपका। आप रईस खूब बनो, वो रईस नहीं, रईस ज्यादा नहीं, आप रईस बने, रे ये ईस, रईस बने। क्या कमाल है, शब्द का ही अंतर है, और लेकिन कितनी बात स्पष्ट कर देता। आप रईस बनिए, और उसको संकल्प के रूप में यहाँ पर व्यवस्था देते हुए ये चित्र स्थापित किया गया, कुबेर की छलांग। कुबेर छलांग लगाता वैसे ही आप भी छलांग लगाएं, उन्नति को प्राप्त हो, प्रगति को प्राप्त हो। तक्षशिला और नालंदा गुरुकुलों को स्थापित किया गया, विश्वविद्यालयों को स्थापित किया गया चित्र में। और अश्वमेध यज्ञ 243 से 267, संघ राज्य के संबंध कैसे होंगे। अश्वमेध का घोड़ा इंद्र का दौड़ता रहेगा, प्रत्येक प्रांत में कोई उसको पकड़ेगा नहीं, कोई उसको चुनौती नहीं देगा। पंजाब में जाएगा प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री को मारने की योजना नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का देश है, उसमें आएगा वो। कोई प्रांत देश के केंद्र के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा, उसको आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। केंद्र का घोड़ा दौड़ता रहेगा, प्रत्येक प्रांत में जाएगा, सब उसका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। इससे बढ़िया कोई केंद्र राज्य संबंधों को स्पष्ट करने वाली कोई बात हो सकती है। अश्वमेध यज्ञ, और आज यज्ञों से उनको घृणा हो रही है। कौन लोग हैं वो पहचाने तो पड़ेंगे, जवाब तो चाहिए, और जवाब देना भी चाहिए उन लोगों को। विक्रमादित्य के दरबार को भी चित्रित किया गया है। विक्रमादित्य के दरबार को जहां पर स्थापित किया गया, नगर पालिका और पंचायत के चुनावों के प्राविधान जहां पर दिए गए संविधान में, वहां पर उसको स्थापित किया गया है। तो विक्रमादित्य ने जिस न्यायप्रियता के साथ शासन किया, उसी प्रकार से न्यायपालिकाएं काम करेंगी, पंचायत काम करेंगी। उनके सामने आदर्श छोटा मोटा नहीं रखा, किसी सेंट का या किसी विदेशी सोलोमन का या किसी विदेशी मुस्लिम बादशाह का, आक्रामक आक्रांता का,
उद्देश्य उनके सामने नहीं रखा है, बल्कि उनके सामने लक्ष्य रखा है, और उनको जहां से प्रेरणा मिलेगी वो विक्रमादित्य से मिलेगी, जो प्रत्येक परिस्थिति में न्याय करता था, न्यायशील राजा था। उसको वहां पर स्थापित किया गया स्वास्तिक का चिन्ह 301 से 307 में भगीरथ का प्रयास दिखाया गया, जिसमें ये दिखाया गया है कि हम भागीरथ प्रयास करेंगे देश की उन्नति के लिए। और जहां पर स्वास्तिक का चिन्ह दिखाया गया है वहां पर आप देखते होंगे, स्वास्तिक जो बनाया जाता है वो इस तरीके से ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर बीच वाला ऐसे आएगा, यूं जाएगा, फिर नीचे को जाएगा, यानी कि उसकी भुजाएं ऊपर से दूसरे की तरफ झुक जाती हैं, तो एक चक्र बन जाता है वो। हम दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, दूसरा तीसरे की तरफ हाथ बढ़ाएगा, चौथे की तरफ बढ़ाएगा, पांचवा इधर, और फिर पहले की तरफ आ जाएंगे। इस तरीके से हम सारे के सारे, अगर उनके फलकों को आप गिनेंगे तो 8 हो जाएंगे, अष्टकोण बन जाएगा। और अष्टकोण का अभिप्राय वहां पर हो गया एक एक दूसरे की तरफ देख रहा है सहयोग के साथ, और सहयोग के साथ का अभिप्राय हो जाएगा कि हाथ में हाथ डाल करके आगे बढ़ेंगे। ये जो एकाकी प्रवृत्ति कर दी गई है इस देश में, फ्लैट बना करके एक एक व्यक्ति उसमें घुस गया, वो दूसरे की तरफ देखता नहीं, दरवाजे बंद किए रखते हैं। या दरवाजे बंद नहीं किए जाएंगे, दरवाजे खोले जाएंगे, दिल के दरवाजे भी खुलेंगे, हाथ के दरवाजे भी खुलेंगे, और सब सबके साथ मिलकर के एक ऐसा व्यूह रचना करेंगे, एक ऐसी सामाजिक संरचना करेंगे जिसमें समरसता होगी। ये उसमें स्पष्ट किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज को दिखाया गया है, उन्होंने हिंदुत्व का जो सूर्य उदय किया था उसको प्रकट करने का संकल्प लिया गया कि देश की आजादी ऐसे ही नहीं मिली है, बल्कि छत्रपति शिवाजी जैसे सूरवीरों की रक्षा दृष्टिकोण के कारण मिली है। अकबर को भी दिखाया गया है, वो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा चलेगा, उस पर परेशान मत होइए। रानी लक्ष्मीबाई को वीरता के साथ दिखाया गया है कि भारत के स्वाधीनता संग्राम में नारी शक्ति का भी अनुपम योगदान था। टीपू सुल्तान को भी रख दिया गया है, ये नेहरू एंड कंपनी की कृपा रही इन दो लोगों पर, इनको वहां पर स्थापित कर दिया गया है। लाठी लेकर चलते गांधी जी को भी दिखाया गया है। इसका अभिप्राय है कि आम व्यक्ति की लाठी भी राष्ट्र निर्माण में काम आएगी। दांडी मार्च वाला चित्र दिया गया है। कोई बात नहीं है, आज उनकी पुण्यतिथि भी है और उनको, उनके प्रति भी हम विनम्र भाव रखते हैं। अनुच्छेद 361 से 367 तक जो प्रकीर्ण विषय दिए गए हैं उनमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फोटो दिया गया है, जिनकी वीरता, जिनके शौर्य को संपूर्ण संविधान सभा ने यहां पर नमन किया और दिखाया कि इस सूरवीर का किस प्रकार से योगदान था। संविधान संशोधन के प्राविधानों में, जहां संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी, वहां पर जो चीज दी गई है, जो चित्र दिया गया है, वो भी ध्यान रखने लायक है। और उसमें बताया गया है कि खुला आकाश है, ऊपर खुला आकाश, नीला आकाश दिखाया गया है, और उसमें नीचे बना हुआ हिमालय है। इसका अभिप्राय है कि जब समय आएगा तो खुले आकाश की तरह हम चिंतन करेंगे, किसी चीज से बंधे नहीं रहेंगे। जैसे किताब से कुछ लोग बंधे रहते हैं तो उसमें यह लिखा है तो वैसा ही करना है, ऐसा नहीं होगा। देश काल परिस्थिति के अनुसार लचीलापन दृष्टिकोण अपनाएंगे, और यही भारत के चिंतन की, भारत की वैदिक संस्कृति की खूबसूरती है। कहा जाता है कि यस तर्केण अनुसंधते, जब तर्क शांत हो जाए, जहां तर्क शांत हो जाए वहां तक सत्य का अनुसंधान जारी रखना चाहिए। यदि परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि कोई प्रावधान, कोई संविधान का अनुच्छेद हमें बदलना पड़े तो बदल दिया जाए, इस दृष्टिकोण को वो प्रस्तुत करती है। मरुस्थल का चित्र भी इसमें दिया गया है। और इसके बाद 393 से 395 में समुद्र तथा नौकायन का चित्र दिया गया है। सागर जैसे शांत संविधान को कुशल नौका से ही लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है, इसका अभिप्राय यह है। तो 1954 में नंदलाल बोस जी को, जिन्होंने ये सारे चित्र बनाए थे, उनको हमारी सरकार ने पद्म भूषण उस समय दिया था।
और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि 21,000 रुपये उनको पारिश्रमिक के रूप में दिए गए थे। इन संवैधानिक चित्रों पर आज हमें विचार करना चाहिए। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष रूप से हमें मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इनका उद्देश्य क्या था और किसने कैसे हमारे सामने इनको हटा दिया और हमने इतिहास की हत्या को स्वीकार कर लिया। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को एक बार पुनः हृदय तल से बधाइयाँ, शुभकामनाएं, इस संकल्प के साथ कि आप सभी भारत माता के साथ हो रही इन गद्दारियों का प्रतिशोध करेंगे, विरोध करेंगे और माँ भारती को वैश्विक मंचों पर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी आदरणीय, जब हम भारतीय गणतंत्र दिवस का इस वर्ष ये पखवाड़ा मना रहे हैं, तब ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमारा जो राष्ट्र ध्वज लहरा रहा है ऊंची आकाश में, ऊंची गगन में, उसके नीचे हम संविधान की किताब को अपनी जेब में रख कर के लहराने से कुछ होने वाला नहीं है। और कितना गुरुत्व है उस संविधान के ग्रंथ में, उस पवित्र ग्रंथ में, जिसको हमने जेब में रखकर और कहीं ऐसे कूड़े कबाड़े में छोड़ दिया है। वास्तव में एक समग्रता के साथ जो आपने बात कही और जो अंतिम शब्द भी कहा कि विश्व गुरु बनने की दिशा में ये ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बात तो निहित है कि हमने अलग अलग जगह से अलग अलग संविधानों का संकलन किया है, लेकिन उसकी आत्मा तो हमारा संपूर्ण सनातन है, जिसमें 22 चित्रों को संजोने की बात कही गई है आपके द्वारा, हमारे नंदलाल बोस जी द्वारा अंकित किए गए इन चित्रों के साथ साथ आपने वो सभी तथ्य रखे जिन पर हमें गर्व है और गर्व होना चाहिए। लेकिन हमें गर्व नहीं है, हमें तो कहने के लिए, बोलने के लिए और बातों नहीं होने के लिए अपनी बात रखनी है। और ये बात सिद्ध हुई है, ये बात सामने आई है। और मैं तो समझता हूँ ये तो एक बीमारी है कि अब बोलते जाओ, चाहे उसका अर्थ हो, चाहे अनर्थ हो, और या चाहे हमारे देश का समय जाया हो जाए। लेकिन भय, भूख, भ्रष्टाचार कैसे होगा इन पे वार, ये कोई नहीं सोचता। और ये नहीं सोचता बल्कि इनको लाया जाए, फिर अपनी दुकान चलाई जाए और अपनी दुकान वही घृणा के आधार पर चलाई जाए। और घृणा इस कदर कि लोगों के मनों में जो कि संगठित हो रहे हैं, जो कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनको अलग-अलग तबकों में फिर से बाँटा जाए। तो ये ऐसी दुकान तो बंद होनी ही चाहिए। और ये बात वास्तव में तभी ये बंद होगी, ये कहने से भी नहीं होगी, बार-बार कहने से भी नहीं होगी, क्योंकि आपने ही कहा है कि संकल्प की शक्ति का मंत्र और ऊर्जा जब तक नहीं रहेगी, तब तक तो ये कहना, सुनना, सुनाना ही चलता रहेगा। लेकिन गुनना और बुनना जो आपने कहा है, वो आगे बढ़ेगा। इसी क्रम में जबकि ये आज हम अपने पूर्वजों को, उन पूर्वजों को कि जिन्होंने इस भारत भूमि को और इसकी पताका को निरंतर आगे बढ़ाया है, उनको श्रद्धांजलि भी हम दे रहे हैं इस पखवाड़े में। इन शब्दों के साथ मैं सबसे पहले तो आदरणीय पवन कुमार सर से ही निवेदन करूंगा कि आप आएं और इस महत्वपूर्ण दिवस पर अपनी कमेंट्स भी रखें। जी नमस्कार, ओम, सादर प्रणाम सभी
सभी जनों का और आज के भी हमारे मुख्य वक्ता राकेश आर्य जी का। इस संविधान के जो प्रत्येक पन्ने के जो चैप्टर के मुख्य प्रश्न हैं, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से आपने उसका चित्रण किया है। मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या ये मूल संविधान की प्रति हमारे पास पीडीएफ में उपलब्ध है, कहीं पर उपलब्ध है तो अगर वो होगी तो हमें अपने पास रखनी चाहिए, इसको पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और जहाँ तक के उसके जो चित्रावली बनी हुई है इसकी, बोस जी ने जो चित्रावली बनाई है, उस चित्रावली के आधार पर हम आने वाले दिनों पर अगर हम उन चित्रों को भी अगर हम सजीव रूप से देख पाते हैं प्रस्तुतिकरण के माध्यम से, तो शायद हमें इन चीज़ों की जो बात आपने कही है उसको और अच्छी तरह से हमें आत्मसात करने में मदद मिलेगी। कि जितने भी चित्र वहाँ पर रखे गए हैं, और चित्रों के से शुरुआत करते हुए हम संविधान के प्रत्येक शब्द जो लिखे गए हैं गंभीरता पूर्वक, 3 लाख से ज़्यादा आपने बताए हैं जो शब्द, तो उनको भी हम धीरे धीरे आत्मसात कर पाएंगे। क्योंकि ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सब चीज़ें तो हमारे शिक्षा में और हमारे चलन में आसानी से नहीं हो पाई है, तो इसलिए हमें रीलर्न करना पड़ेगा, हमें फ्री री उसको पुनः उनको आत्मसात करने की तरफ बढ़ने का प्रयास करना पड़ेगा। और ये कठिन काम है क्योंकि ये इतनी जल्दी आत्मसात नहीं हो पा रहा हो सकता है एक बड़े स्तर पर, क्योंकि एक गैप हमारा बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ये दूरी जो है बढ़ती जा रही है शिक्षा के माध्यम से, और जो चीज़ें अब अछूती हो रही हैं वो मिटाया जा रहा है, इतिहास को धीरे धीरे मिटाने का जो प्रयास किया जा रहा है। तो इस चीज़ को भी हम समझने का प्रयास करें, और इसको आने वाले सेशन में मेरा अनुरोध यही रहेगा कि इसको हम इस तरह से उनको हम सजीव चित्रों को अगर देख लें, अगर वो ब्लैक एंड वाइट हैं तो शायद हो सकता है कि उनका आने वाले समय पर जो तकनीक के माध्यम से उनको सजीव एआई के माध्यम से बनाया जा सके, उनमें रंग भरे जा सके, उनको जीवांत और ज़्यादा किया जा सके। तो महावीर जी अगर वहाँ पर बैठे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो सजीव रूप से अगर एआई के माध्यम से दिखते हैं तो हमें आत्मसात करने में और ज़्यादा आसानी होगी। चित्रों की ज़्यादा महत्व है शब्दों से भी ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि ये नया पीढ़ी के लिए भी आत्मसात करने की तरफ बढ़ने के लिए एक कदम हमारा हो सकता है। इस विषय पर भी आप अपने विचार दीजिएगा, और आने वाले दिनों पर भी ये अपेक्षा है। जी धन्यवाद। जी आदरणीय, बहुत विनम्रता के साथ बताना चाहूँगा कि हमारे देश के संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद में रखी हुई है, और उसकी जो लाइब्रेरी है उसमें सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त उस पर जाकर के आप भारतीय संविधान के बारे में जो हमारी वेबसाइट है इसकी लोकसभा की, उसमें आपको मिल सकती है। इसके अतिरिक्त 27 मई 1998 को मैं देश की पार्लियामेंट को देखने के लिए गया था, तब मैंने उस कृति को देखा था। दूसरी जानकारी मैं आपको ये भी देना चाहूँगा कि डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी हैं, जिन्होंने इस पर एक पुस्तक भी लिखी है, वह भी आपको प्राप्त हो जाएगी। यद्यपि उसमें आत्म प्रशंसा में लेखक अधिक चला गया है, लेकिन इनकी जी, आवाज़ थोड़ा कम आ रही है आज में। जी अभी आ रही है। जी, जी। तो डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी ने भी इस पर लिखा है। 1998 में मैं देश की पार्लियामेंट को देखने के लिए गया था, तो उस समय लोकसभा में इसकी प्रति को मैंने देखा था। लोकसभा की जो लाइब्रेरी है उसमें इसकी प्रति सुरक्षित है, और उसकी वेबसाइट पर यह निश्चित रूप से मिल जाएगी। मैंने कभी तलाश तो नहीं की है, लेकिन मिल जाएगी। और डॉक्टर श्याम सिंह शशि जी की पुस्तक में सारे इसके बारे में एक एक पुस्तक का मिल जाएगा। मेरा लेख भी इस पर उगता भारत जो हमारा समाचार पत्र है उसमें पड़ा हुआ है। संविधान के चित्रों को लेकर डॉक्टर राकेश कुमार आर्य का लेख उगता भारत, आप ये बोलेंगे उसमें वो लेख पूरा मिल जाएगा। और सारे की पूरे की एक एक की पीछे की मानसिकता क्या रही है, सोच क्या रही है, वहाँ से सब कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी। दूसरे, इसके शब्दों की संख्या मान्यवर जो बोल रहे थे शायद सुनने में उस समय चूक रह गई होगी। मैं निवेदन करता हूँ विनम्रता के साथ कि वो 36 लाख शब्द हैं। 36 लाख शब्दों में इसको जो है उसमें भाषण आदि दिए गए थे। जी धन्यवाद। जी, मेरा आदरणीय। है सर। जी।
जी आदरणीय मेरा सर। ओम, सदन को नमन। और आज की चर्चा जो संविधान के ऊपर हुई है बहुत ही प्रेरणादायी है और हमें कुछ चीज को विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अभी हम जो चीज आपने अभी कही है इसको पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी भी बहुत बार बार इन चित्रों के संबंध में अपने उद्बोधन में कहते हैं कि किस तरह से इन चित्रों को जोड़ा गया था और उनको मेरा निवेदन सर ये है कि उन चित्रों को अब क्यों नहीं, जैसे मैंने अभी संविधान की पुस्तक को पढ़ा उसमें ये चित्र नए संस्करण में नहीं है, तो ये क्यों नहीं आ रहे? इसको क्या क्या मतलब जिस तरह से क्यों हटाए गए हैं वो तो खैर जो वो प्रक्रिया क्या है या इसमें जुड़ने की प्रक्रिया क्या है, हम क्यों नहीं जोड़ पा रहे? जो संस्करण आ रहे हैं उसमें ये कैसी बाध्यता, क्या कोई वैधानिक बाध्यता है या क्या बात है कि क्यों नहीं आ रहा है? जियो जी मान्यवर, सादर प्रणाम। मैं बताना चाहूँगा कि जिस देश में भारत के साहित्य को हिंदू साहित्य कहने में भी शासन संकोच करता हो, उसमें महादेव की, राम की, कृष्ण जी की प्रतिमाएं, उनके चित्र आदि क्यों चलेंगे आगे? संविधान सभा की भावनाओं का अपमान करते हुए, उनका उल्लंघन करते हुए ही तो ये अपघात किया गया, जो मैं कह रहा था कि इतिहास हमारे सबके सामने मिट रहा है। और उस भावना से ग्रसित होकर के लोगों ने जानबूझकर इसको निकाल दिया। तो वो स्थापित होने चाहिए, इसके लिए आवाज उठनी चाहिए, हमारे मंचों से प्रस्ताव बन करके जाने चाहिए। पूज्य स्वामी जी महाराज के माध्यम से यदि ये आवाज जाएगी तो निश्चित रूप से इस पर काम होगा। तो जो हमारी वर्तमान सरकार है ये इन संबंधों में इस पर विचार नहीं होते क्या सर? जी निश्चित रूप से होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है मेरा साहब कि चर्चाएं चलती रहती हैं, लेकिन ऊपर इतने काम होते हैं कि उनकी जानकारी नहीं होती है। यदि अच्छे प्रस्ताव जाएंगे तो स्वीकार भी तो हो रहे हैं। आप योगी आदित्यनाथ जी के लिए लिखिए, जी जी योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से एक हमने ये किया और इस पर हम ये संकल्प लेते हैं और आपसे ये निवेदन करते हैं, हम भी लिख रहे हैं। लेकिन जब ये चर्चा बनेगी, आवाज उठेगी, जाएगी, तो एक दिन वो भी आएगा जब हमारा आपका सपना साकार होगा, और यही हमारी सक्रियता है, यही हमें दिखानी भी चाहिए। जी धन्यवाद। जी आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब का हैंड रेज है संभवतः। जी धन्यवाद। अच्छा और जी जी दीदी आप बोलिएगा। हाँ जी युगाहार मंच को मेरा सादर प्रणाम हो। और आज कि हमारा भारतीय संविधान और हमारा जो गणतंत्र दिवस हमने मनाया, उन्हीं पर आज हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय राकेश कुमार जी ने अतिशय महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। मगर एक मेरा छोटा सा सवाल कि जैसे मेरे छोटे दिमाग में आता है कि ये जो हमारी भारतीय संविधान की आपने बात कही, जो वसंत बिहारी जी और प्रेम बिहारी नारायण जी के दो नाम आपने बताए, और इन्होंने ये भारतीय संविधान अंग्रेजी में लिखा है और हिंदी में। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जी का भी नाम आता है, तो ये उनका नाम आगे क्यों आता है? तो मेरी ये छोटी सी जानकारी थी। जी आदरणीय। जी आदरणीय बहन, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तो स्वयं ने ये कहा था पार्लियामेंट में कि यदि इस संविधान को जलाने की आवश्यकता हुई तो सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा जो इसको जलाऊंगा। आप उसी से अनुमान लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति के भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाने के बारे में दिए गए विचार को सम्मिलित नहीं किया गया कि इस देश की राष्ट्रीय भाषा संस्कृत होनी चाहिए, इस देश का नाम ये होना चाहिए, उनके ऐसे अन्य अनेक विचार थे, उनको निकाल दिया गया, सुना नहीं गया। सबसे अधिक भाषण देने वाले व्यक्ति रहने के उपरांत भी उनकी बातों को नहीं रखा गया। लेकिन ये फिर बात आई 1950 के बाद, और जब विशेष रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसार से चले गए, तो केवल
हरिजन मतों को अपने साथ लगाए रखने के लिए उनका नाम बार बार लिया गया। इस प्रकार ये भी एक इतिहास आपके आंखों देखते देखते मर गया और हमने उसकी पूर्ण आहुति कर दी और हमने मान लिया। बहुत बड़ी संख्या में लोग, देश के लोग ये मानते हैं कि देश का संविधान एक व्यक्ति ने लिख करके दे दिया था। ये नहीं मानते कि वो केवल और केवल एक संविधान सभा का जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष मात्र थे। तो जो सच्चाई है वो मैंने आज आपके सामने रखी है और इनका प्रमाणन, अनुप्रमाणन, सत्यापन जो भी आपने करना है वो करें और करना भी चाहिए। किसी भी वक्ता को अनावश्यक और अनर्गल बोलने की छूट नहीं होनी चाहिए। तो फिर हमको मालूम पड़ेगा कि सच्चाई क्या है और उस सच्चाई को हम आत्मार्पित करें, स्वीकार करें और उसके अनुसार काम करें। जी धन्यवाद। जी आदरणीय, धन्यवाद। प्रणीता साकरे जी। जी धन्यवाद दिनेश भैया। और भी अगर किसी प्रणीता साकरे बहन जी का हैंड रेज है। जी प्रणीता ताई। जी धन्यवाद रंजना दीदी। और योगाहार मंच पे उपस्थित सम्मानीय सभी देशभक्तों को मैं प्रणाम करती हूँ। और डॉक्टर राकेश जी भाई साहब के लिए तो मैं पहले ही लिखी कि हमारी सोच और शब्द है वो आपके लिए अकल्पनीय है। आपको किन शब्दों में, किन भावनाओं में, किन विषयों से कैसे वर्णन किया जाए, मुझे लगता है मेरी बहुत वहां तक सोच नहीं है। आपके राष्ट्र पुरुषार्थ को मैं सादर नमन, चरण वंदन, स्पर्श कर प्रणाम करती हूँ भाई साहब। और मुझे लगता है कि आपकी आवश्यकता इस योगाहार परिवार को एक दिन के लिए ही नहीं, और हो सके तो ये और एक दिन बढ़ाया जाए, क्योंकि ये छोटा विषय नहीं है। हम कितने दूर हो गए अपने राष्ट्र के चेतना से, विषय से, चिंतन से, कि हम केवल और केवल आज मुझे पता चला कि कभी हम सुना करते थे कि बाबा साहब आम्बेडकर जी भी इस संविधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन केवल एक समाज बाबा साहब आम्बेडकर की जय कहता है, इसे भी नकारने में हमें संकोच नहीं हो रहा है। और हम ये देखते आए कि केवल और केवल एक ही समाज के बाबा साहब आम्बेडकर है और थे, लेकिन ये हमारी कहीं ना कहीं संकीर्णता है। लेकिन आपने सारे चीजों को समेटते हुए बताया, रामायण का महत्व बताया, कृष्ण जी का बताया, गीता जी को बताया, क्रांतिकारियों के बारे में बताया, इतिहास का वर्णन बताया, आज मानचित्रों के बारे में बताया। और वो सारे विषयों को लेकर के बाबा साहब आम्बेडकर जी कितने चिंतनशील थे। शायद हमारी सोच वहां तक नहीं पहुंची है और मुझे लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और हमारे लिए ये योगाहार परिवार की एक बड़ी उपलब्धि है कि आप जैसे राष्ट्रभक्त और उस संविधान के प्रति हम कितने सजग हैं, और संविधान को सचमुच में हम कितने जल्दी से जल्दी कितना नष्ट वो हो रहा है हमारे सामने, और हम वो देख रहे हैं। तो ये हमारी शिक्षा नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है। हम निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपने सनातन के प्रति भी उतने कर्मठ नहीं है, मुझे आज समझ में आया। और भाई साहब आपसे निवेदन है कि कृपया इस संविधान के बारे में, बाबा साहब आम्बेडकर जी के बारे में निश्चित रूप से बताएं, और देश हित में अपनी आहुति वैचारिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको प्रणाम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपनी विदुषी बहन के लिए हृदय से शुभ आशीर्वाद। यशस्विनी भवै। जहाँ पर ऐसी बहनें होंगी, ऐसी चिंतनशील बहनें आकर के अपना चिंतन प्रकट करेंगी, वहाँ समझिए कि शुभ संयोग है और भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं अगले सत्र में भी इसी पर चर्चा करूँगा। भारत का संविधान कौन कौन से देशों से चोरी करके लिया गया और भारत के संविधान में भारत की मनीषा, बौद्धिक गौरव क्यों लुप्त कर दिया गया या भूला नहीं, इस पर हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में ये संविधान इतिहास की बात तो है, और इतिहास आपने कहा ही है कि कुछ तो पढ़ने से, कुछ दिखने से और कुछ खोदने से भी सामने आएगा। तो हमारे लिए तो ये खुदाई ही हो रही है।
अलग अलग सभ्यताओं को हम सामने नहीं देख सकते, उसी तरह से बहुत सारी हमारी जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो भी खोदना पड़ रहा है। और ये विस्मय है कि जो पास में है उसको भी हमें खोदना पड़ रहा है। लेकिन हमने जो अपने तथ्य हैं और सत्य है उसको कहीं गर्त में जाकर के डुबो रखा है, ऊपर से कुछ कंक्रीट से उसे लेप रखा है। और वास्तव में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो संघर्ष था वो सामने नहीं आया। और जब देखा गया कि हम वोट बैंक को खड़ा करें तो तब केवल डंका पीटा गया, ढोल पीटे गए, ढोल के पोड़ फोड़े गए हैं। तब एक सनातन के ही एक समुदाय को अलग करने का बीड़ा उठाया गया है और उनको राष्ट्र के प्रति विद्वेष भावना को लाने की बात कही गई है। लेकिन दुख की बात ये है कि आज भी और वर्तमान समय में भी लोगों के मनों में इस मैल को चारा जा रहा है, डाला जा रहा है और विद्वेष की भावना को इस तरह से, और खासकर ये तथाकथित जो नेता गण हैं, मुझे तो लगता है आदरणीय जिस तरह से हम नित्य निरंतर इस योगाहार में भी और अन्य जगह भी हम प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं कि किसानों को प्रशिक्षण दें, किसानों को प्रशिक्षण दें। वास्तव में किसानों को प्रशिक्षण की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता हमें हमारी नेतृत्व को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। और हर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं नेता हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं फलाना हूँ, लेकिन वास्तव में ये हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करने के ही प्यायदे हैं और इन प्यायदों को दुरुस्त करना जरूरी है। नेतृत्वकर्ता वही हो जो प्रशिक्षित होकर के आगे आए, वरना के भाषणों से, किताबों को लहराने से कुछ होने वाला नहीं। और ये तो उस किसान से भी ज्यादा विषैला है जो विष बो रहे हैं हमारे अन्न में, क्योंकि ये विष हमारे मन में बोया जा रहा है। तो इस विष को हमारे मन से दूर किया जाए, तभी हमारा राष्ट्र स्वस्थ हो सकेगा। और आपने जो सिंहावलोकन किया, उस सिंहावलोकन की आवश्यकता हमें वास्तव में आज की इस सचित्र संविधान से, आपके एक वक्तव्य से देखने को मिल रही है। मैं बहुत भावुक भी हो रहा हूँ और नमन करता हूँ आपको सभी आदरणीय सदस्यों की तरफ से कि ये वार्ता निरंतर आगे बढ़े। और आगे वार्ता बढ़े ये विशेष नहीं है, हम शायद अपने व्यवहार में इन बातों को लाएं। जी, आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, आपसे निवेदन कि आज की इस सत्र को आप संपन्न करें। जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। और आज के हमारे योगाचार्य बहन